कुछ रिश्ते नाम के होते हैं, एहसास के नहीं। कुछ ख्वाब दिखाई नहीं देते, लेकिन पूरी ज़िंदगी मन पर रिश्ते रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ऋतु गोस्वामी है और आज मैं आपके लिए चित्रा मुदगल जी की कहानी लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है दशरथ का वनवास। सहसा उसकी नींद उचट गई। टेलीफोन की घंटी लगातार बजे जा रही थी। उठने की इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही है। उसका उठना जरूरी भी नहीं है। रघु तो घर में है ही, लेकिन क्या घंटी की आवाज़ उसे सुनाई नहीं दे रही है? हो सकता है वह घर में ही ना हो। कई दफ़े वह लैच की चाबी लेकर बाहर निकल जाता है और बाजार का काम निपटाकर वापस लौट आता है। घंटी बजे जा रही है। उफ, लगता है उसे उठना ही होगा। सिर बुरी तरह जकड़ा हुआ है। कनपटियों में धमाके से महसूस हो रहे हैं। चादर परे करते न करते फिर अलसा गया और रघु के फ़ोन तक पहुंचने की आहट लेता रहा, यही सोचकर कि यह भी तो हो सकता है कि वह घर से बाहर ना गया हो, बल्कि बाथरूम या पाखाने में हो। रघु शायद घर पर है ही नहीं। वह फ़ोन रिसीव करेगा तो जो भी फ़ोन पर होगा 3-4 मिनट तो बोर करेगा ही। वह अभी 2 घंटे और जमकर सोने के मूड में है। हैंगओवर देह को जकड़े हुए है। रात 4:30 बजे तक हंगामा चलता रहा था। काफ़ी चढ़ गई थी उसे। बनर्जी ने आग्रह किया कि तू यहीं सो जा, तुझे कुछ ज़्यादा हो गई है। वह ठहाका मारकर हंस पड़ा था। अपना जवाब याद है उसे। अभी ज़्यादा तुझे हो गई है। इस हालत में भी मैं पूना तक मज़े से ड्राइव कर सकता हूँ। मिसेस सूरी ने भी आग्रह किया, रुक जाइए ना, साथ देंगी? वे झेप गई थीं। छी, पीने के बाद कितना अभद्र हो उठता है वह। इस वक्त सोचकर झेप लग रही है। कुछ समय के लिए खामोश हो गई घंटी फिर बज उठी। कोई लगातार कोशिश कर रहा है। कोई चारा नहीं। चादर परे फेंक कर उठ बैठा। पैरों में चप्पल फंसाकर लगभग अपने को घसीटते हुए टेलीफोन तक आया और रिसीवर अलग रख दिया। वापस बिस्तर पर पहुंचा और तकरीबन गिरते हुए धम्म से लंबा हो गया। सुधा को इतने दिनों के लिए उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। विशृंखल हो उठता है। उसकी अनुपस्थिति को निर्द्वंद्वता की सीमा तक जीने लगता है। अतीत के दृश्य चील कौओं से जहन में मंडराने लगते हैं। वह अवश्य सा अपने ऊपर व्यतीत को गुजरते हुए महसूस करता है। यही कोई 12-13 साल का रहा होगा। उस दिन स्कूल न जाकर बहुरे के साथ पक्के ताल में सिंघाड़े चुनने घुस गया था। कमीज सिंघाड़ों से भर गई तो बाहर आने के लिए पलटा कि तभी कौओं की काँव काँव अपने सिर पर मंडराती दिखी। भयभीत हो हकबका गया। सिंघाड़े पानी में पसर गए। तब तक बाहर नहीं आ पाया जब तक कौओं का शोर दूर न चला गया। बहुरे की कमीज सिंघाड़ों से भरी हुई थी। उसे देख देख कर वह हंसी से दोहरा हो रहा था। चूतिया नहीं कही, सरू पिद्दी हो पक्के। फेंक के मारक रहे से 2-4 सिंघाड़ा कौवन का पिद्दी। उस घर में वह बन भी क्या सकता था? कैसे वे सुधा से मिलते ही स्वयं को मजबूत और सुरक्षित महसूस करने लगा था। दोस्त उसके बीवीपने से वाकिफ थे, मजाक करते। बच्चे कैसे हैं? भाभी मजे में हैं। सुना है तीसरे की तबीयत कुछ गड़बड़ है। होगी नहीं भाई, आवारा दोस्तों की सोबत में जो पड़ गया है। रात 4 बजे घर लौटा, सुबह आधा सीसी शुरू। आपने कुछ ज़्यादा ही ढील दे रखी है भाभी। सोचती हूँ जब घेरने वाले पिंड ही नहीं छोड़ते तो भला कहाँ तक बांध के रखूँ। भाभी, उसने तो हमें बर्बाद कर रखा है और आप हमें। ठहाके के गुब्बारे अचानक बैठक की छत से जा चिपकते। दफ्तर से जब वह घर लौटता है, टीनू और मोना के साथ खूब हुड़दंग मचाता है। महसूस करता है कि जैसे वह अपने बचपन को नए सिरे से ही जी रहा है। बचपन जो बाबूजी ने कभी उसे जीने ही नहीं दिया। यही वजह है कि टीनू और मोना के मुंह से फरमाइश हुई नहीं कि फौरन तामील होती है। भले सुधा दलीलों पर दलीलें थमाती रहे कि वह बच्चों को लड़ियाकर उन्हें उदंड बना रहा है। सुधा अक्सर ठेना मारती है कि हमारा जमाना था, बच्चे माँ के पीछे पगलियाए रहते थे। आजकल ठीक उल्टा है। उसके गाड़ी पार्क करते न करते वे दोनों दौड़कर दरवाज़ा खोल लेते हैं। मोना पिछली सीट पर रखा उसका भारी भरकम बैग उठा लेती है। टीनू लड़ने लगता है, पापा रोज रोज बैग यही उठाएगी क्या? वह हाथ की डायरी उसकी ओर बढ़ा देता है, पर टीनू जिद पर अड़ जाता है। उसे बैग ही चाहिए। हमेशा दोनों बैग के पीछे लड़ पड़ते हैं।
वह दोनों को लिफ्ट में खींचकर 5वें माले का बटन दबा देता है। मोना बेटे, आज बैग टीनू दादा को दे दो। पापा, ये जलनखोर है। जलनखोर तो तू है और गंदी भी है, बताऊं पापा को? पापा पापा, आपको नहीं पता, सामने वालों की वो गोवानी आया है ना, लिली, ये उससे चॉकलेट मांग कर खाती है। झूठा, एकदम झूठ। पापा आपको बताऊं, ये टीनू है ना। दादा बोलो बेटे, वह बीच में टोकता है। दादा, ये दादा माली के बेटे के साथ रोज गोटी खेलता है। वो कितना गंदा है पापा, स्कूल नहीं जाता है। टीनू मोना को मारने झपटता है कि लिफ्ट 5वें माले पर ठहर जाती है। तकरीबन रोज़ यही तकरारें होती हैं उनकी। लिफ्ट से बाहर होते ही वह उन्हें याद दिलाता है कि वे आपस में इस कदर लड़ रहे हैं कि रोज़ की भांति उसकी पप्पी लेना भी भूल गए हैं। अब तो दो दो देनी होंगी, ब्याज समेत, वरना कल से वह दफ्तर से घर नहीं आएगा। दोनों खिसियाकर उससे लिपट जाते हैं। किसी की आहट स्मृतियों का सिलसिला भंग कर देती है। कौन? रघु? तकिए में मुंह घुसाए हुए ही वह पूछता है। जी साहब, घर पर नहीं थे? कपड़े लाने लॉन्ड्री गया था। टेलीफोन परेशान कर रहा है, तुम बैठक वाले कनेक्शन पर लगा लो, मैं 1 आध घंटे सोना चाहता हूँ। जी। कोई पूछे तो कह देना मैं घर पर नहीं हूँ, नंबर लिख लेना उसका। कल रात ज़्यादा ले लेने के पीछे किसी हद तक कारण ईश्वर अंकल की चिट्ठी थी। चिट्ठी को कटघरे में खड़ी करती इबारतों को छूकर भीतर शांत दबी पड़ी लहरें ज्वार से लपटें भरने लगी थीं। ईश्वर अंकल का आरोप, तुम निहायत कमीने बेटे साबित हुए हो। देखभाल तो तुम्हारे बगैर भी ठीक ठाक हो रही है उसकी। इतना बड़ा परिवार उसने अपने कंधों पर ढोया है, 4 कंधे उसके लिए भी तैयार हैं। हफ्ते भर पहले ही उससे मिलने गया था। तुम्हारे बारे में जानना चाहा तो उसकी निस्तेज आंखों में मुझे अवसाद और क्षीण आशा के मिले जुले पहाड़ उपचूम होते हुए दृष्टिगत हुए। जितनी भी देर उसके करीब बैठा रहा उन्हें लांग नहीं पाया। उसके शब्द थे, अपने घर बार में वह खुश है। ईश्वर, सब ठीक है, तुम्हें यह सब लिखना एक फ़र्ज अदायगी मात्र है। फ़र्ज? इस शब्द के अर्थ ईश्वर अंकल ने कभी बाबूजी को क्यों नहीं समझाए? उसके लिए क्या किया? गांव में रहा तो किसी तरह हाई स्कूल कर लिया। आगे के लिए उन्होंने उसे छात्रावास में न रखकर अपने मित्र ईश्वर अंकल के पास इलाहाबाद भेज दिया था, मित्र की निगरानी में। पितृहीन तो वह माँ के जिंदा रहते ही महसूस करने लगा था। जिस शख्स की पहचान उसे बाप के नाम पर दी गई थी, उससे अपनी उम्र के 22वें साल तक और तब तक ही उस घर से रिश्ता रहा। कुल जमा 200 शब्दों से अधिक बातें नहीं हुई होंगी। शेष जितना भी कहा सुना गया सब बाबा की मार्फत। उस घर में अपने होने के एहसास को भी वह जब तक जिया बस माँ और बाबा की मार्फत। पियारे खबर लाया था, नहर आ गई है। काका खेतों में पानी काटने निकले। साथ में मजूर भी बल्लम भाला लिए चलने को उद्यत हुए। उसका भी मन ललकाया। काका से जिद करने लगा कि वह भी खेतों में पानी देने उनके साथ चलेगा। काका ने समझाया कि एक तो रात बिरात का मामला है, जिस पर कभी कभार पानी की कटाई पर फौजदारी भी हो जाती है पटियाइतों के संग। काम में जुटते ही उसकी सुध कौन रखेगा? लेकिन वह टस से मस ना हुआ। हारकर काका को उसे संग लेना ही पड़ा। वे अभी खेतों में कोस भर दूर ही थे कि सहसा काका उसकी चीख सुनकर चौंक पड़े। वह मेड़ पर पसरा पांव पकड़े दैया दैया कर रहा था। प्यारे के हाथ में लटकती लालटेन की रोशनी उसके पांवों पर बिछ गई। रोशनी के छत्ते में उसने मेड़ की ढाल पर छितरी भटकटैया के बेल में बिलाती पीछी यानी बिच्छू को देख लिया। काका आशंकित हो बिरछा उठे। अरे सांप तो नहीं काटी खाइस? वह झूठ बोल गया। कुछ सुरसुराया तो था काका। काका ने प्यारे को आदेश दिया, बबुन का कन्या में उठाई लियो और सरपट ले चलो घरे। घर में कोहराम मच गया। अनहोनी की आशंका से वेवल माँ छाती कूट कूट कर दुश्मन सरापने लगी। झड़वैये फुकवैये इकट्ठे हो गए। कौड़ियाँ फेंक फेंक कर मंतर पढ़े जाने लगे। पीड़ा तो हो रही थी, पर जानबूझकर वह बुम्बुआ बुम्बुआ कर कराने लगा, जैसे कि प्राण अब निकले तब निकले। आसपास जुटा जमघट उसे संतुष्ट कर रहा था। बाबूजी के होश भी आज फाख्ता हो जाएंगे, इकलौता जो है। कानों में बहुत सी आशंकाएं टपक रही थीं।
देबिन के चौरे के बगल वाली मेड़ पर तो भैया गेहूं रहता है। दादा छेदी के नाती को दौड़ा लेस रहे, फन फना के बीते पूस के एक दोपहरिया को, वही तो नहीं डस लेस। तभी सुना माँ बेहोश हो गई, दांत बंद गए थे उनके, कानों में पड़ी संवेद फुसफुसाहटें। हटो हटो भैया, लंबरदार आ रहे हैं। पूर्वा गए थे, बस अवहीं लौटे हैं। चढ़ती बेहोशी में भी वह चौकन्ना हो उठा। बबुन। बाबूजी की रौबेली आवाज ने उसे लगभग झिझोड़ दिया था। सांप ने काटा कि बीछी ने? बेहोशी की लहर झड़ गई थी। मुंह से निकला, बीछी ने। ठीक से देखा था? देखा था। प्यारे ने लालटेन नीचे की थी तो बीछी को भटकटैया में बिलाते यानी छिपते देखा था। सच मुंह से निकल गया। उनके होश फाख्ता करने की मंशा धरी की धरी रह गई। सुअर, पक्का स्वांगी है। उनकी पदचाप आंगन दहलीज पार करती दूर हो गई। उसके माथे पर ना उनका हाथ आया, ना माँ की तरह उनके दांत भिजे, ना वे उसे कुछ हो जाने के भय से आशंकित हुए। बाबा छड़वइयों से अलबत्ता चिरौरी करने लगे थे कि बीछी भी कम विषैली नहीं होती। बाबूजी कभी उसे महावीरन का मेला घुमाने नहीं ले गए, ना कभी उसे रंगीन कांचों वाला चश्मा ही दिलाया, ना गैस का गुब्बारा। सहपाठी अवधेश और रामेश्वर जब मेले में अपने अपने किस्से सुनाते, लाई हुई चीजें दिखाते, तो वह मन महसूस कर रह जाता। अपने को लेकर उसने कभी बाबूजी को सहज नहीं पाया। सोकर उठा नहीं अभी तक? खटिया खड़ी कर दो पाजी की। साला दलिद्दर है, जब देखो तब पसरा रहता है। उनका रूपदार स्वर उसे क्या पूरे घर को थर्रा देता। माँ भुनभुनाती, उठना बबुन, मेरे भी हाड़ गोड़ तुड़वाएगा अपने संग। उस दिन तो उन्होंने सचमुच उसकी खटिया उलट दी थी। आंगन के पक्के फर्श पर वह धड़ाम से गिरा था। छठी कक्षा में था तब। धूप चढ़ आई तो कौन आसमान टूट पड़ा। कोई बच्चों के साथ इतना बर्बर सलूक करता है? मनौतियों से तो औलाद का सुख पाया है। सीधे सीधे घिंगाई काहे नहीं दबा देते? सारे जंजालों से मुक्ति पा गई हो। माँ बाबूजी के सामने तन गई थी। बाबूजी आपा खो बैठे थे। उसके ही क्या, सबके सामने उन्होंने माँ को पेट से पीटा था। माँ की चीखों के सुर में सुर मिला। वह भी चीखता चिंघाड़ता रहा था, पर किसी की मजाल जो बाबूजी का हाथ पकड़ लेता। बड़ी अम्मा बचाने आगे बढ़ी भी तो बाबूजी ने उन्हें वहीं डपट दिया। आगे मत बढ़ना भौजी। कोठरी में कराहती पड़ी अम्मा के सामने उसने अपनी किशोर मुट्ठियों को आक्रोश से थर्राते हुए भींच लिया था। घोषणा की थी कि अब की अगर बाबूजी ने तुम्हारे ऊपर भूले से भी हाथ उठाया तो ठीक नहीं होगा। दहलीज में टंगी उन्हीं की दुनाली उतारकर ना उन पर दाग दूं तो रघुराज सिंह का पोता नहीं। अम्मा तमक कर उठ बैठी थीं। ना सिकाटे नहीं के अपने बाबूजी बड़े ऐसे कुवचन बोल रहे हो? तुमको मारा क्यों? मारिन? अपनी मेहरिया का मारिन? का करे हो? दंग रह गया। अजीब लगी थी माँ। उस दिन वह स्कूल के लिए घर से निकला तो जरूर था, पर स्कूल जा नहीं सका। दुओं के बाग की मेड़ पर बस्ता पटक कर कच्चे अमरूद ढेले मार मार कर टपकाता रहा। ठीक उसी समय घर पलटा जब दूर से उसने बच्चों को लौटते देख लिया। घर पहुंचकर पाया कि माँ हमेशा की तरह चूल्हे के सामने बैठी रोटियां पो रही थी और काका चौके में बैठे खा रहे थे। वही रोज का दृश्य। 4 कोस खेतों की मेड़ पर चलते हुए वह जब गांव का तपता गलियारा पार कर अपने दरवाजे पर पहुंचता तो पाता कि बाबूजी ओसारे में पड़े निवाड़ के पलंग पर खा पीकर सुस्ता रहे होते। नियम उस रोज भी नहीं टूटा था। बाबा दमा के मरीज थे। उनकी खटिया 24 घंटे दहलीज में ही पड़ी रहती। सिरहाने मिट्टी और राख से भरा तसला रखा रहता जिसमें वे खखार खखार कर बलगम थूका करते। जैसे ही वह दहलीज में कदम रखता, आहट पाकर बाबा अपनी मिचमिची आंखें खोल देते। आ गए बबुन। फिर एक लंबी सांस को छोड़ती खींचते वाक्य पूरा करते, जा हाथ मुंह धो ले, दुल्हन रास्ता देखती बैठी है चौके में। वह खमसार की हचमची खटिया पर पलटे पड़े गद्दों के ढेर पर बस्ता लापरवाही से उछाल देता। तमाम मिन्नतों और चिरौरियों के बावजूद हाथ पांव धोने का सब्र न संजो पाता। औरों की देखा देखी अब वह बस्ता छोड़कर हाथों में किताबें लाने ले जाने लगा था। कितनी बार उसने बाबा से आग्रह किया था
कि बाबूजी से कहकर या तो वे उसे नई साइकिल दिलवा दें या फिर उनसे उनकी ही साइकिल का उपयोग करने की अनुमति दिलवा दें। 8वीं-9वीं कक्षा के जितने भी विद्यार्थी दूर से आते हैं सब साइकिल पर आते हैं। कईयों के पास तो घड़ी भी है। कहूँगा कहूँगा कहकर बाबा उसे बहला देते। आगे भी बस बहलाते भर रहे। बाबूजी से कहने की हिम्मत शायद उनमें भी नहीं थी। इसीलिए कुछ ही दिनों बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया था, पेंशन आने दे, ले दूंगा। पर साइकिल नहीं आ सकी क्योंकि पेंशन के पैसे आते ही बाबूजी के हाथों में चले जाते। उस रोज वह दुस्साहस कर बैठा था। बाबूजी की जेब से उसने चुपचाप साइकिल की चाबी निकाल ली। वे घर पर थे नहीं। सुबह की बस पकड़कर कानपुर पेशी के लिए निकल गए थे। कानपुर गए हैं तो कुबेरिया से पहले क्या लौटेंगे, यही सोचकर बड़े इत्मीनान से उसने सबकी नज़रें बचाकर कैरियर पर किताबें कॉपी जमाई और पिछवाड़े से घूमकर स्कूल भाग लिया था। उसके सहपाठियों ने उसकी चमचमाती साइकिल को बार बार छुआ था और ढेर सारी जिज्ञासाओं एवं प्रशंसा वाक्यों से उसे लाद दिया था कि वह सचमुच भाग्यशाली है जो उसे नई साइकिल मिली है। एक वे हैं जो खड़खड़िया में जैसे तैसे गुजर कर रहे हैं, जिनकी की 10 बार चेन उतर जाती है और 2 एक रोज में पंचर फुस हो जाता है। वापसी में जैसे ही उसने गांव का तपता गलियारा पार किया, साइकिल पंचर हो गई। उसके हाथ पांव फूल गए, किंतु बाबूजी की अनुपस्थिति ने मन को ढाढ़स बंधाया। जैसे रखी थी ठीक उसी तरह खड़ी कर ताला लगा देगा। चाबी खूंटी पर टंगे बाबूजी के कुर्ते की जेब में सरका देगा। कह देगा उसे क्या पता कि कैसे पंचर हो गई। पहले तो वे उससे पूछेंगे ही नहीं, उस पर अंदेशा ही नहीं होगा कि वह बगैर उनकी आज्ञा के साइकिल छूने की हिम्मत कर सकता है। आशा के विपरीत बाबूजी अपने निवाड़ वाले पलंग पर उठंगे बैठे थे। यह उसे बाद में पता चला कि उन्हें बस अड्डे पर जाकर पता चला कि कल रात से ही शहर जाने वाली दोनों बसें बिगड़ी पड़ी हैं और उन्हें बनने में 4 घंटे खप जाना मामूली बात है। वे आज पेशी पर तो किसी हालत में नहीं पहुंच सकते। वकील तारीख ले लेगा, यही सोचकर वे घर लौट आए थे। ठीक उसके निकलने के करीबन आधा घंटा पीछे बेत की मार ने देह के कई हिस्सों की खाल उधेड़ दी। दुआरे के बीचों बीच खड़े बूढ़े नीम की छतनारी छां में टपकती निबौरियों से टपकते उसकी आंसुओं को बीच दरवाजे की आड़ में लगी माँ उसे पिटता देखती रही और गुहार गुहार कर रोती रही। बाबा बिस्तर से कम ही उठते थे। उस पर पड़ रही मार ने उनका दिल दहला दिया। देहरी लांग कर बाबूजी तक पहुंच गए थे। हाँफते खांसते चीखे थे, छोड़ दे केदार, अरे इतना तो कोई ढोर ढमार को भी नहीं कूटता। उन्होंने बाबूजी के हाथ से बेत छीन लिया था। बाबा ना पहुंचते तो शायद बाबूजी उसकी जान लेकर ही छोड़ते। 4 दिनों तक स्कूल नहीं जा पाया था। उसके बाद जब जब उसारे के निकट से गुजरा, चमचमाती साइकिल को देखकर आग लग जाती देह में। प्रतिशोध फुफकारने लगता है कि दुनाली उतार कर अपने दोस्त की बुआ के घर से जिस दिन वह हाई स्कूल का आखिरी पर्चा लेकर लौटा था, बाबा की खटिया दहलीज में खाली पड़ी थी। जाने से पहले भी तो बाबा से उलझा था। बाबा, सब लड़के फुल पैंट पहनकर और घड़ी बांधकर परीक्षा देने जा रहे हैं। हमेशा की तरह उस रोज भी बाबा ने उसे बहलाया था, बबुन, अगली पेंशन पर पैंट बनवा दूंगा। घड़ी के नाम पर उन्होंने अपनी जेब घड़ी उसे थमा दी थी। टाइम देखने के लिए साथ लिए जा। हमफनी सांसों की घरघराहट दहलीज की गोबर पुती फर्श पर नासूर से दब गई। अटारी की घुमावदार अंधेरी सीढ़ियों में एक कोने से लगकर वह मुट्ठियों में खड़ी भींचे घंटों हिचकियां भरता रहा था। खट। कौन? मैं साहब, जरा फैन तेज कर दो। रेगुलेटर की कड़कड़ाहट के साथ ही हवा में अंधड़ सा दौड़ने लगा। दोपहर को वह दिल्ली ट्रंक कॉल बुक करेगा। भाई साहब से कहेगा कि सुधा और बच्चों को भी इसी हफ्ते मुंबई वापस भेज दें। वह अकेले नहीं रह सकता। कितना अकेला और असुरक्षित महसूस करता है वह उनके बगैर। हालांकि भाई साहब उसकी बात से सहमत नहीं होंगे। उनका बराबर आग्रह होगा कि जब सुधा दिल्ली आई ही है तो रवि की मंगनी तक रुक जाए, लेकिन नहीं, वह उनकी एक नहीं सुनेगा। टीनू और मोना के स्कूल भी तो परसों से खुल रहे हैं, इसी बहाने पर दृढ़ रहेगा। मोना की आवाज़ सुनने को तरस गया है। बहरहाल कुछ भी हो, वह हर हाल में सुधा और बच्चों को पास चाहता है।
ईश्वर अंकल की चिट्ठी से उपजी उद्विग्नता को वह बगैर सुधा से बांटे झेल नहीं पा रहा। टीनू और मोना के स्कूल खुलने के प्रसंग से स्मृतियों ने करवट भरी। कॉलेज खुलने वाले होते तो वह ठीक एक रोज पहले इलाहाबाद के लिए निकल पड़ता। अम्मा ढेर सारी पोटलियां उसे गिनाने लगती। यही पिपिया माँ 5 सेर घी रजाए दीन है, यही माँ शक्कर पारे धरे हैं, और यह पोटलिया माँ चना लाई है और गुड़ के भेली धर दीन है। ईश्वर भैया की दुल्हन मंगवाइन रहें, सुतवा लई जई हो। बड़ी अम्मा हर बार की तरह अपने भीगर स्वर में हिदायत देती। रास्ता दिखत रहती है छौनी, चिट्ठी तनिक जल्दी जल्दी डार करो बबुन। घर से दूर रह रहा था तो लगा कि बाबूजी चिट्ठी जरूर लिखेंगे, उसके बाद वह उन्हें तमाम खत लिखेगा, किंतु उसके नाम कभी खत नहीं आया। ईश्वर अंकल के नाम आए उनके खतों को वह थूक से गीला कर उनके खोलने से पहले सबकी आंख बचाकर खोल डालता। बबुन की पढ़ाई कैसे चल रही है? आशा है कि वह ठीक होगा, किसी बात पर ढील न देना, बच्चे बिगड़ जाते हैं इस उम्र में, उसकी शादी के रिश्ते आ रहे हैं। यही एकाध पंक्तियां उनकी अन्य बातों से भरे पन्नों में उसके लिए होती। मन कसैला हो बुझ जाता। लिफाफे को चिपकाकर वह अन्य चिट्ठियों के बीच अंकल की टेबल पर यथास्थान रख देता और दृढ़ निश्चय करता कि वह दोबारा उनके नाम आए बाबूजी के खतों को नहीं खोलेगा। आखिर उन खतों में उसके लिए होता है क्या है? BRC से उसे साक्षात्कार का बुलावा मिला तो खुशी से उमड़कर उसने पहली दफा बाबूजी को पत्र लिखा था और उनसे आशीर्वाद चाहा था। जवाब फिर भी ना आया। ईश्वर अंकल के खत में ही उसके पत्र का जिक्र था और आशीष भी। साक्षात्कार में जाते हुए वह मन ही मन भयभीत था। पहला साक्षात्कार था और पहली दफा ही वह किसी महानगर की यात्रा पर जा रहा था। हालांकि ईश्वर अंकल ने मुंबई स्थित अपने बड़े भाई साहब को उसके बारे में पूर्व सूचना भिजवा दी थी कि रमानाथ मुंबई में उनके घर ही कुछ दिनों के लिए ठहरेगा। उनका जवाब भी उसके इलाहाबाद छोड़ने से पहले ही आ गया था। उन्होंने रमानाथ को किसी प्रकार की असुविधा न होने का आश्वासन दिया था। साक्षात्कार देकर इलाहाबाद लौटा तो बेहद प्रसन्न था, मगर तभी एक दिन घर से बनवारी काका उसे लिवाने आ पहुंचे थे। दुल्हन को खून की कै हो रही है, आजकल की बात है, पता नहीं कब धोखा दे जाएं। उनके लंबे निश्वास ने उसे विचलित कर दिया था। कहीं माँ भी बाबा की तरह उससे मिले बगैर न चल दे, पर माँ उसकी प्रतीक्षा कर रही थीं। पीली पलकों को सयत्न उघाड़कर उन्होंने उसे देखा था। उसे महसूस हुआ था कि बनवारी काका झूठ बोल रहे थे कि दुल्हन को खून की कै हो रही है। खून की कै माँ कैसे कर सकती है? इस ठठरी से शरीर में अगर खून होता तो वे कुछ महीने और इस घर का चूल्हा चौका न फूंकती। बबुन, माँ ने बस उसे एक ही बार पुकारा था और उनकी पुतलियां उलट गई थीं। महतारी के मया दैया, अकेल लड़का कई देखा का खातिर जीव अटका रहे। 2 दिन से रटती रहे दुल्हन, बबुन का बुलवाए देओ, बबुन नहीं आवा। रहे तो किस्मत वाली, मनई और जवान बेटवा के कंधे चढ़े की जाए रही हैं। माँ को नहला धुलाकर नई साड़ी पहना दी गई थी। पैरों में आलता, माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर भर दिया गया। उसकी सूजी हुई आंखें टकटकी बांधे रही थीं। माँ को इतनी सजी धजी उसने कभी देखा था, ना इतनी सुंदर। अटारी की उन्हीं अंधेरी सीढ़ियों पर वह घंटों बैठा रहा था जहाँ बाबा के मरने पर बैठकर रोया था। साहब, आपका फ़ोन है दिल्ली से। रघु तकरीबन फुसफुसाता है कानों के करीब। वह चौंक कर उठ बैठता है। दिल्ली सुनते ही अनायास फुर्ती महसूस होती है। चप्पल खोजने के लिए वह पैरों को फर्श पर आगे पीछे सरकाता है। एक मिल जाती है, दूसरी पलंग के काफी नीचे सरक गई है। धनुषाकार झुककर वह चप्पल बाहर खींच लेता है। इस दरमियान उसकी कोशिश अपने को स्थिर कर लेने की होती है। फोन पर जरूर सुधा होगी और उसकी विशृंखलता को हलो के प्रत्युत्तर के साथ ही भांप लेगी। बालों को दाहिने हाथ से सुलझाते हुए वह रिसीवर कान से लगा लेता है। सुधा के भाई साहब हैं। सुधा को फोन पर अनुपस्थित पाकर एक अनिच्छा स्वर के उत्साह को खोट देती है। भाई साहब कह रहे हैं कि वे सुबह से लगातार फोन लगा रहे हैं, किंतु नंबर ही नहीं लग रहा
और ना ही आउट ऑफ ऑर्डर फ़ोन था। क्या कहे, उसने ही तो रिसीवर उठाकर रखवा दिया था। सहसा सुधा और बच्चों को कल ही कोई व्यवस्था करके भेज देने की बात से सहसा हुड़क आई। कहने को तत्पर हुआ ही था कि तभी, हेलो रमानाथ, सुनो, आज डीलक्स से सुधा और बच्चों को मुंबई के लिए बिठा दिया है। कल 4 या 4:20 के करीब तुम उन्हें दादर पर ही उतार लेना। बोगी S4 है। हेलो, पहुंचने का समय ठीक से पता कर लेना जरा, भाई साहब ने सूचना दी उधर से। वह एकाएक स्फूर्ति से भर उठा। भाई साहब से इतने ठंडे स्वर में नहीं मिलना चाहिए था। वैसे ही वे लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर वह इतना उखड़ा उखड़ा क्यों है। तबीयत तो ठीक है उसकी। इधर का चक्कर कब लगा रहे हैं भाई साहब? बस किसी ऑफिशियल टूर के जुगाड़ में हूँ। मौका लगते ही 2-3 दिन के लिए तुम लोगों के पास आकर रहूँगा। ओके, हाँ, सुधा के ठीक ठाक पहुँचने पर फ़ोन कर देना। ओके बाय। वह फ़ोन रख देता है। नन्ही नन्ही बाहों को आसमान की ओर फैलाकर मोना बताती है, यू नो पापा, कुतुब मीनार इतनी ऊंची है कि जो उसे गर्दन उठाकर देखता है ना, उसकी टोपी नीचे गिर जाती है। अच्छा, और जिसने टोपी ना पहनी हो? साश्चर्य आंखें फाड़कर वह मुग्ध सा पूछता है। मोना निरुत्तर हो उठती है। टीनू आंखें चमकाकर उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहता है, मोना बुद्धू है। मैंने नाना जी को बताया कि कुतुब मीनार ऊंची जरूर है, मगर मुंबई में तो इससे भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। वह पूछने जा ही रहा था कि और क्या क्या देखा उन्होंने, कि अचानक मोना उससे बड़ा अजीब सवाल कर बैठी। पापा, मम्मी के डैडी से तो हम हमेशा मिलते हैं, आपके डैडी से क्यों नहीं मिलते? क्या जवाब दे? सुधा और उसने क्षणांश एक दूसरे को देखा। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी जिज्ञासाएं अस्वाभाविक भी तो नहीं है। मोना का सुर उसी प्रश्न पर अटक गया था। बोलिए ना पापा, आपके डैडी हमारे दादाजी होंगे ना? सच्चाई नहीं निकली मुंह से। बेटे, नाना जी जो है ना, वही तुम्हारे दादाजी हैं। झूठ, कैसे होंगे वे दादाजी? मामा के बंटू से हमने पूछा कि तुम हमारे नाना जी को दादाजी क्यों कहते हो, तो उसने ही समझाया कि नाना जी तो तुम्हारे हैं क्योंकि तुम्हारी मम्मी के डैडी हैं। मेरे तो वे दादाजी हैं क्योंकि मेरे पापा के पापा हैं। हमारे दादाजी नहीं हैं? आपकी मोना की जिज्ञासा में टीनू का प्रश्न भी सम्मिलित हो गया। पता नहीं वह कैसे बोल गया। तुम्हारे दादाजी तो बहुत पहले ही स्वर्गवासी हो गए, तब मैं बहुत छोटा था। सुनकर मोना का चेहरा उतर गया। जाओ खेलो जाकर। वह अधिक देर तक उनका सामना करने की हिम्मत स्वयं में छींचती हुई अनुभव कर रहा था। गनीमत थी कि बच्चों ने पलटकर उससे बहस नहीं की। सुधा खिन्न मन से बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। अनायास ही खिंच आई इस बोझिल खामोशी को झेल पाने में वह खुद को असमर्थ महसूस करने लगा। उठकर सुधा के पीछे जा खड़ा हुआ। उसके कंधे से अपना चेहरा छुपाते हुए बोला, क्या जवाब देता? सुधा उदासीन ही बनी रही। कुछ और भी तो कह सकते थे। कुछ और क्या? कोई बहाना गढ़कर उन्हें समझा देते। वह उखड़ गया। तुमने अब तक कोई बहाना गढ़कर क्यों नहीं समझा दिया? तुम तो जानती हो सुधा, मेरे लिए इस रिश्ते का यही महत्व रह गया है। जिन संबंधों को मैं जी नहीं पाया, उन्हें। सुधा ने बात पूरी नहीं होने दी। उन्हें औरों के लिए भी जिंदा नहीं रहने देना चाहते, यही ना? कोहनिया रेलिंग पर टिकाए सुधा निर्विकार सी बाहर ताक रही थी। हालांकि बाबूजी से सुधा को हजार हजार गिले शिकवे हैं। अक्सर वे किन्हीं भावुक क्षणों में अपनी भावनाओं को उकेरती। क्या बाबूजी कभी हमारी शादी की सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे? पोता पोती को देखने के लिए जी नहीं तरसता उनका। कहते हैं अकेला बेटा मन की कमजोरी होता है। कैसे वे इतने निष्ठुर हैं तुम्हारे प्रति? लगता है उन्हें देखूं रमानाथ, मिलूं उनसे, वे बहू कहकर पुकारें। उनकी मर्जी के खिलाफ शादी जरूर कर ली है तुमने, मगर मुझे विश्वास है कि वे अगर एक बार भी मुझसे मिलेंगे तो बहू के रूप में मैं उन्हें निराश नहीं करूंगी। लेकिन जब वह बाबूजी के विरुद्ध किसी तरह का क्षोभ व्यक्त करता है तो सुधा उससे नाराज हो उठती है। उसे ऐसे में हमेशा माँ की याद हो आती है। बाबूजी की अमानुषिकताओं का शिकार होकर भी वे कभी उनके विरुद्ध कुछ भी सुनना पसंद नहीं करती थीं। तुम्हारे आने से 2-1 दिन पहले
ईश्वर अंकल की चिट्ठी आई थी। सुधा चौंक कर ठीक उसके सामने हो गई। बाबा की तरह उनका दमा भी जानलेवा हो उठा है। बिस्तर पर ही हैं आजकल। क्या कहूँ, कहकर लंबा उच्छ्वास भरा सुधा ने। जाने की बात तुम कभी मान नहीं सकोगे रमानाथ। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हृदय प्रकोष्ठ के इन कोनों में वह सदैव सदैव अकेला है। इन कोनों पर वह सुधा को कतई हावी नहीं होने देता। बड़ी देर तक वे यूं ही खड़े रहे, पास पास। अब बोले, जटिल हो तुम। सुधा ने कई बार कहा है, शायद सच यही है। बारी बारी से कई लोगों की चिट्ठियां आई। सभी में उससे चले आने का आग्रह था। बाबूजी की बिगड़ती हुई हालत का ब्यौरा भी। काका ने पहली दफा उसे एक साथ कई पत्र लिखे। भाषा समझौते भरी थी, आग्रहपूर्ण भी। सब कुछ भूल भाल कर बहू और बच्चों को एक बार तो देहरी छुआ जाओ। बाप का जी है, कहते नहीं तो क्या। चिट्ठियों ने उसके नासूरों में टीसें पैदा कर दी थीं। सोए हुए नासूर, जिनका सोए रहना ही उसे जगाए हुए है। लोग उससे हमेशा हक अदायगी की अपेक्षा करते हैं। कभी किसी ने उस आदमी से क्यों नहीं कहने की हिम्मत दिखाई कि एक बच्चा तुमसे दहशत की नहीं, सीने की गरमाई का मोहताज है। मुट्ठी क्यों भींच रखी हैं, क्यों नहीं खोली। हफ्ता भर भी नहीं बीता। बाबूजी के स्वर्गवासी होने का तार उसके हाथों में है। निर्लिप्तता से उसने तार सुधा की ओर बढ़ा दिया। सुधा ने कई दफा तार को पढ़ा। उसकी आंखों में नमी उफनी और गालों पर लंबी लंबी लकीरें बनाती बहने लगी। तुम्हारा बहाना सच हो गया, उसने भर्राते हुए गले से इतना भर कहा। वाक्य में व्यंग नहीं था, केवल वेदना लरज रही थी। वह गांव नहीं गया। बाद में भी कई टेलीग्राम उसे बुलाने की खातिर आए। काम में तो आकर शामिल हो जाओ। जवाब उसने ईश्वर अंकल को दिया था। मरे हुए संबंधों को वह मात्र लोकलाज के लिए नहीं जी सकता, इसलिए मृत्युपरांत के ढकोसलों में भी वह खुद को शरीक नहीं कर पा रहा। लिखने को तो वह निसंकोच सब लिख गया, पर जानता था कि ईश्वर अंकल के लिए उसके ये तर्क महज उसकी प्रतिशोधी मानसिकता के औजार हैं और अब तक वे उसकी शक्ल कभी ना देखने का निर्णय ले चुके होंगे। अंकल के पत्र के जवाब में उसके नाम एक खाली लिफाफा आया, जिसमें एक बिल्टी की रेलवे रसीद थी। अटकलें लगाता रहा कि क्या हो सकता है, उन्होंने क्या भेजा होगा, पर कुछ भी अनुमान नहीं लगा पाया। बिल्टी वह खुद छुड़ा कर लाया। इतनी भारी भरकम पैकिंग देखकर सब हैरान। बच्चे बार बार उन दोनों से पूछ रहे थे और जानना चाह रहे थे, आखिर इसमें क्या है, इसे किसने भेजा है। सुधा ने मजबूती से सिले गए टाँकों को कैंची से काटकर उधेड़ा था। पैकिंग खोलने में उसे लगभग आधा घंटा लग ही गया और जब पैक अलग हटाकर उस चीज़ को देखा तो दोनों के भीतर जैसे खून बर्फ हो उठा। एकदम नई चमचमाती साइकिल उनके सामने थी। पापा पापा, ये किसकी साइकिल है, किसने भेजी है। मोना और टीनू संवेद स्वर में उसे झकझोर रहे थे। वह अपने आप में नहीं था, मदरसे के उस अहाते में पहुंच गया था। वाह, क्या मॉडल है, कब लिवाई बाबूजी ने। हमें तो पता ही था बच्चों कि तुम हम लोगों को एक दिन मात देगा। ठाकुर केदार सिंह का बेटा है, पुरानी धुरानी चीज लेकर थोड़े आएगा। उसे अपने सहपाठियों की प्रतिक्रियाएं सुनाई दे रही थीं। वह बेतहाशा साइकिल के हर हिस्से को अपनी उंगलियों से छू रहा था। सहसा उसका हाथ कैरियर की पट्टियों में खुसे एक पुर्जे पर ठहर गया। बाबूजी के हाथों का लिखा हुआ पुर्जा। चिरंजीव बबुन, सोचा था तुम दफ्तर जाने लगोगे तब तुम्हें यह साइकिल भेंट करूंगा। तुम दफ्तर जाने लगे मगर तुमसे भेंट नहीं हो पाई। तुम्हारी अमानत अब नहीं संभाल पा रहा, तुम्हारे पास भिजवा रहा हूँ। सहसा उसका सिर साइकिल की सीट पर टिक गया। बाहें इर्द गिर्द लिपट गईं। पीठ हिचकियों से बुरी तरह कांप रही थी। अभी आप सबने सुनी चित्रा मुदगल जी की कहानी दशरथ का वनवास। ऐसी और भी मनोरंजक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिए और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।